हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुक के ख़ुद से ये सवाल करते हैं कि हमने पहले 2 लेक्चर्स में क्या किया है। तो जो हमारा चैप्टर का स्टार्ट था, जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा था, वो दरअसल इस सवाल का जवाब था कि चूँकि हमारे पास नेचर में 2 चार्जेस होते हैं तो उन चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्जन की फ़ोर्स लगती है उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वाज आवर क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब था कूलम्स लॉ, कि हम इस फोर्स को कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सो वी स्टडीड कूलम्स लॉ, और हमने फिर इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए जो ऑफ कोर्स हमारे इसी सवाल के रिलेटेड थे कि हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरे लेक्चर के ऊपर आए थे, और दूसरे लेक्चर में जो सवाल हमने उठाया था वो ये था कि कूलम्स लॉ जो है वो 2 चार्जेस की बात करता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्जेस हों तो फिर क्या हम कूलम्स लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें किसी नई टेक्निक की ज़रूरत है। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की सूरत में आया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जी हाँ, आप कूलम्स लॉ को ही इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे, लेकिन वो कुछ कंडीशंस के अंडर आप लागू करेंगे कूलम्स लॉ को। और कंडीशंस ये थी कि जब भी आप किसी 2 चार्जेस की इंट्रैक्शंस देखेंगे तो आप बाकी जितने भी चार्जेस वहाँ पे मौजूद हैं उन सब को इग्नोर करेंगे। आज हम एक और सवाल ख़ुद से करते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर लागू होता है, यानी जो चार्ज है, जितना भी चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी फ़िज़िकल डायमेंशंस नहीं है, वो स्पेस में किसी एक जगह पे ऊपर पड़ा हुआ है, इस तरह के उसकी अपनी डायमेंशंस जो हैं, यानी उसका वॉल्यूम है या उसका एरिया है या उसकी लंबाई है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि नेचर में अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा नहीं होता। नेचर में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ फ़िज़िकल डायमेंशंस होती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे। एंड दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज़ लेक्चर, एंड दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कि अगर हमारे पास जो चार्ज है, बिल्कुल जैसे कूलम्स लॉ में हमारे पास चार्ज होता था, वो सारे का सारा चार्ज एक पॉइंट के ऊपर पड़ा होता था। अब सवाल ये है कि अगर वो चार्ज एक पॉइंट के ऊपर ना पड़ा हो बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी वॉल्यूम के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर या किसी लेंथ के ऊपर, तो फिर हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी और पार्टिकल के ऊपर या चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन दैट वी वांट टू आंसर नाउ, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नहीं है ये, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस 3 केसेस, लाइन, सरफ एरिया और वॉल्यूम। तो इसके ऊपर हमारे काफ़ी लेक्चर लगने वाले हैं इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमारे पास अगर हम देखें, अपने इर्द गिर्द गौर करें, तो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी जो चार्ज है, लेट्स से क्यू चार्ज हमारे पास टोटल है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जो फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है किसी लाइन के ऊपर। सो दिस इज़ the first case, let me call it linear charge distribution। जो दूसरी टाइप है वो है surface charge distribution, और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है volume charge distribution। तो ये 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हैं चार्जेस की जो एग्जिस्ट कर सकती हैं हमारे वर्ल्ड में। और ऑफ कोर्स इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल से ऊपर जो 4th डायमेंशन है उसको इमेजिन करना, या उसके अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे जो 4 डायमेंशनल होंगे, इट्स मोर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। यानी आप इसको सोच तो सकते हैं, कंसीव तो कर सकते हैं कि कैसे होंगे, बट यू डोंट हैव एन एग्जैक्ट वे। आप इसको हो सकता है मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सके, बट वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू 3 डायमेंशंस। और जो पहली हमारे पास है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इसका नाम से जाहिर है
इसमें जो चार्ज है हमारे पास वो एक लाइन में यानी एक डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये मेरे पास जो मेरी पेंसिल है इसकी है। इस पेंसिल की कुछ ना कुछ लंबाई है और इस लंबाई के ऊपर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास टोटल चार्ज Q है और मैं इस लंबाई के ऊपर वो सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकती है। यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बट जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास लाइन है सिंपली, तो इसके ऊपर जो हमारी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो दूसरी एग्जांपल है उसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और इसकी ये वाली जो सरफेस है, जितना मेरे पास चार्ज है, लेट्स से आई हैव Q टोटल चार्ज, तो वो चार्ज मैं इस मोबाइल की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, लेकिन इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन का उस डिस्ट्रीब्यूशन से फ़र्क है जो मैंने पेंसिल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था। पेंसिल के ऊपर अगर आप देखें तो ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसकी सिर्फ लंबाई है। आई एम अज्यूमिंग हियर कि इसकी जो थिकनेस है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा थिन है, इतनी थिन है कि इसकी थिकनेस को हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सपोज कर रहे हैं कि इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। सिमिलरली इस दूसरे केस में मैं सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो चार्ज है वो इस मोबाइल की ये जो टॉप वाली सरफेस है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में जो चार्ज था वो वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब इस केस में जो चार्ज है वो टू डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कुछ ना कुछ अब इसकी लंबाई भी है मोबाइल की सरफेस की और कुछ ना कुछ इसकी चौड़ाई भी है, तो अब जो चार्ज है वो टू डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइनली हमारे पास जो थर्ड केस है जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो चार्ज है वो किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके लिए हमें तीन क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं, यानी जो वॉल्यूम है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस की प्रॉपर्टी है। अगर आप इसी मोबाइल की ही एग्जांपल लें तो अगर इस मोबाइल की ये जो थिकनेस है इसको मैं अगर इंक्लूड कर लूँ इस सरफेस के अंदर, तो आप देखें कि पूरे का पूरा मोबाइल फ़ोन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये सरफेस भी है और इसकी मोटाई भी है, तो इसका मतलब है जो चार्ज है वो इस पूरे के पूरे मोबाइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना सिर्फ इसकी बाहर वाली सरफेस के ऊपर बल्कि इसके अंदर जो इसकी थिकनेस है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, यानी चार्ज जो है वो थ्री डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमारे पास इन तीन टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। इन जनरल लेट्स से मेरे पास एक और पेंसिल है मेरी बिल्कुल इस जैसी, और इस पेंसिल के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियर चार्ज जो है, क्योंकि इसकी मैंने सिर्फ लेंथ को कंसिडर किया था, वो इस पेंसिल के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है इट्स लिटिल बिट हार्डर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास ये भी एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज जो है वो पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये भी एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनता है जिसमें अगेन चार्ज जो है वो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं इस केस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि वो तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो तो एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है वो इस पेंसिल की बजाय हम पहले एक आसान केस में ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज या बिल्कुल जैसे कूलम्स लॉ में हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होते थे, तो हम ये सवाल उठाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी पेंसिल जो है ये किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी। जब हम इस सवाल का जवाब दे लेंगे तो फिर हमारे लिए इस सवाल को फर्दर एक्सटेंड करना कि ये पेंसिल दूसरी पेंसिल के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है आसान हो जाएगा। तो इन लेक्चर्स में जो आगे हमारे पास 3-4 लेक्चर्स बनेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, उनमें हम सिर्फ इस सवाल को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर वो वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट के ऊपर,
तो वो किसी फासले के ऊपर पड़े हुए पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन दैट वी वांट टू आंसर। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन कि हमारे पास जो चार्ज है वो तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम देखना ये चाहते हैं कि ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर जो इन डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ फासले के ऊपर पड़ा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है। तो अभी सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे। तो आप ये देखें कि लेट मी गिव यू अ सेंट्रल आइडिया कि आप कैसे जो चीज़ हमने कूलम्स लॉ में पढ़ी थी उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट मी क्विकली राइट कूलम्स लॉ फॉर यू। तो कूलम्स लॉ हमारे पास ये था, लेट मी शो टू चार्जेस। सो कूलम लॉ हमारे पास ये था कि एक हमारे पास ये वाइट चार्ज है, दूसरा हमारे पास ये ग्रीन चार्ज है, ओके। और मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि जो वाइट चार्ज है ये फ़ोर्स लगाता है ग्रीन चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स जो है इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते थे इस फार्मूला से, F = K। अगर ये मेरे पास जो वाइट चार्ज है इसका चार्ज जो है वो Q1 है, जो ये ग्रीनिश चार्ज है इसका चार्ज अगर Q2 है, तो कूलम्स लॉ ये कहता था कि हमारे पास जो फोर्स बनेगी वो K × Q1 × Q2 डिवाइड बाई R² बनेगी, और R जो है ये वाला डिस्टेंस है। दिस वाज कूलम लॉ, ओके। अब मैंने जो आपको अभी सारी कहानी सुनाई है या कहानी डाली है, मैं उसको इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। मैंने ये कहा है कि आप एक चार्ज को यूँ समझे कि अब वो पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो लेट्स टेक दिस लीनियर केस फर्स्ट, ये पेंसिल का जो केस है। तो अब मैंने कहा है कि ये वाला जो चार्ज है ना, अब ये एक पॉइंट के ऊपर नहीं पड़ा हुआ बल्कि ये किधर पड़ा हुआ है, ये एक इस पेंसिल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो लेट मी नाउ डिस्ट्रीब्यूट इट यूनिफॉर्मली। सो दिस इज़ माई पेंसिल, ओके। और इसके ऊपर बिल्कुल यही अमाउंट चार्ज की डिस्ट्रीब्यूटेड मौजूद है जितनी इस चार्ज के ऊपर मौजूद थी। और देखें मैंने वही नाम दिया है Q1। लेकिन अब जो Q1 है ना वो बजाय एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होने के क्या हुआ है, इस पूरी की पूरी पेंसिल की लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो दूसरा चार्ज है इसको मैं फॉर द मोमेंट ऐसे ही रखता हूँ। तो जो मेरे पास दूसरा चार्ज है ना वो बिल्कुल इधर पड़ा हुआ है। लेट मी मेक इट बिगर। तो जो मेरे पास दूसरा चार्ज है वो इधर पड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की वो इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी। आप देखें कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ी थी, सिर्फ हम उस आइडिया को जो कूलम लॉ का कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में और अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती उस बात की जो मैंने अभी आपको की है पहले 10 मिनट में, कि कैसे उतना ही चार्ज जो पहले एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड होता था अब उसको हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो तीन तरह की शेप्स ले सकता है, या तो चार्ज जो है वो लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिल्कुल जैसे ये पेंसिल है और जैसे मैंने ये इधर आपको दिखाया है ये वाला केस, या फिर ये किसी सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ, या फिर ये किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ। तो ये जस्ट एक्सटेंशन है कूलम लॉ की। तो अब जब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई तो अब हम देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी हम इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे कि अब ये जो चार्ज उतना ही चार्ज Q1 इस रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस दूसरे चार्ज जो Q2 है यहाँ पे इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, और ये चार्ज जो है ये Q2 ही है बिल्कुल उतना जितना मैंने ऊपर कूलम्स लॉ वाले केस में लिया है। और अब मैं एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो चार्ज Q1 है ये इस लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लेंथ के ऊपर, ओके, है टोटल चार्ज Q ही। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लेंथ के ऊपर तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अब इसी वाइट के अंदर ये येलो डॉट लगाने लगा हूँ। येलो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेट मी यूज़ पिंक। तो ये पिंक डॉट्स जो हैं ये टोटल चार्ज Q1 की डिस्ट्रीब्यूशन है। हर जो ये आपको पर्पल या जो भी कलर है चार्ज नज़र आ रहा है, इट्स सम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चार्ज Q1।
Q1 टोटल चार्ज है, दिस कैन बी 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 20 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेकिन इन जनरल हम इसको Q1 कहते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो टोटल Q1 है ना, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। तो इसका मतलब है हर स्मॉल, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्मॉल सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है, लेट मी चेंज द साइज़ ऑफ द पेंसिल। तो ये जो हर स्मॉल सर्कल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला इस लेंथ का, इसके ऊपर कुछ हमारे पास फ्रैक्शनल चार्ज होगा। नॉट फ्रैक्शनल, लेट मी नॉट से फ्रैक्शनल, लेकिन हम इसको यूँ कह लेते हैं कि इट्स सम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ। ओके, DQ1 टोटल चार्ज था वो Q1 था, और उसको मैंने पूरी लाइन लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब इसका मतलब है कि उस लेंथ के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर टोटल Q1 चार्ज से कुछ कम क्वांटिटी ही मौजूद है, क्योंकि सारी को हम सम करेंगे, इस सारी को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल चार्ज Q1। तो इसका मतलब है कि ये एक पॉइंट जो है इसके ऊपर कुछ हमारे पास चार्ज है DQ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। मैं कोई इस टोटल जो चार्ज लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें से कोई स्मॉल चार्ज DQ लेता हूँ और देखता हूँ कि वो DQ जो है वो इस दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है। ओके, और इस तरह जब मेरे पास इस DQ की वजह से इस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स आ जाएगी, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस जो एक और DQ है इसकी वजह से भी फोर्स देख सकता हूँ, उसके बाद जो तीसरा DQ है उसकी वजह से भी फोर्स देख सकता हूँ, और एंड पे इन सारी फोर्सेस को अगर मैं सम कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी, जो ये टोटल चार्ज जो अब रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चार्ज Q2 के ऊपर लगाएगा। तो बिल्कुल ये जो समेशन का प्रोसेस है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो रॉड के ऊपर मेरे पास जो मैंने DQ लिया है किसी एक पॉइंट के ऊपर, ये बहुत स्मॉल पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सम की बजाय क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब मैं बिल्कुल यही जो कूलम्स लॉ वाला फार्मूला है, जो ये वाला फार्मूला है, इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ इस केस के ऊपर। किस तरह एक्सटेंड कर सकता हूँ कि अगर मैं ये स्मॉल चार्ज DQ लूँ और ये स्मॉल चार्ज जो DQ है ये DL लेंथ के ऊपर मौजूद है, रॉड की अगर टोटल लेंथ L है तो जो स्मॉल पैच बनेगा जहाँ पे DQ चार्ज है उसकी डेफिनेटली लेंथ जो है वो DL बनेगी। ओके, तो अब मैं अगर कूलम्स लॉ का फार्मूला लिखूँ तो जो फोर्स है वो टोटल फोर्स तो नहीं होगी, फोर्स भी स्मॉल फोर्स होगी जो इस स्मॉल चार्ज की वजह से लग रही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा DF। अब मैं कूलम्स लॉ का फार्मूला ही लिखने लगा हूँ, K कांस्टेंट है, ये वैसे आएगा, और अब मैं इंटीग्रेट करने लगा हूँ, क्या बन जाएगा, लेट मी नॉट इंटीग्रेट इट, लेट मी जस्ट राइट इट, DQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। और R जो है ये वाला डिस्टेंस है, R जो है ये वाला डिस्टेंस है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, ये डिस्टेंस जो है ये R है। ठीक है, देखें मैंने कूलम लॉ को एक्सटेंड कर लिया। ये DQ1 की वजह से, लेट मी कॉल इट DF1। ओके, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो दूसरे वाला पॉइंट है, लेट मी शो इट हेयर, जो ये वाला पॉइंट है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट DQ2। तो बिल्कुल मैं इसी तरह का एक फार्मूला DQ2 के लिए भी लिख सकता हूँ। तो जो टोटल फोर्स लगेगी वो DF1 प्लस DF2 प्लस DF3 अप टू सो ऑन। तो उस टोटल फोर्स को मैं क्या करता हूँ, ये वो टोटल फोर्स होगी जो हमारे पास आएगी जो ये रॉड लगाएगा इस Q2 के ऊपर। तो इसका मतलब है अगर मैंने इन सारी फोर्सेस को सम करना है, और ये DQ1 DQ2 अगर बहुत स्मॉल हैं तो हम सम की बजाय क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो मेरे पास जो टोटल फोर्स आएगी, अब जो बिल्कुल ये कूलम लॉ वाला फार्मूला है, वो हमारे पास क्या बनेगी, इंटीग्रल ऑफ DF, हर वो स्मॉल फोर्स जो हर पॉइंट जो है या छोटा चार्ज जो है वो लगाता है Q2 के ऊपर। और अगर आप इसको लिखें तो ये हमारे पास बनेगी DQ Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो असल में मैंने वही जो कूलम लॉ वाला फार्मूला था उसी को जनरलाइज कर लिया है अपने इस केस के लिए, जिसमें जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लेंथ के ऊपर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट।
ओके तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है अब कूलम्ब लॉ की फोर्स कैलकुलेट करने की। वो फोर्स जो कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाती है किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर। जो हेलिडे रेजनिक और क्रेन की बुक है उसमें उन्होंने इसको DQ1 और DQ1 और Q2 नहीं लिखा हुआ, उन्होंने Q2 के लिए जो सिंबल यूज़ किया है वो Q0 है। सो लेट मी राइट इट हेयर इन बुक के अंदर उन्होंने जो फार्मूला लिखा है वो ये वाला लिखा है, टोटल फोर्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DF एंड दिस इज़ इक्वल टू K इंटीग्रल ऑफ DQ इंटू Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर। लेट मी टर्न ऑफ माई सेल फोन। और ये आपको ये बताता है कि DQ जो है ये वाला स्मॉल पैच है इस रॉड का जिसके ऊपर चार्ज DQ है और जिसकी लेंथ जो है वो DL है, और जो Q0 है यहाँ पे ये वो वाला चार्ज है जिसको मैंने Q2 लिखा था। तो बिल्कुल वही कूलम्ब लॉ जो है वो मॉडिफाई हो गया। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें इंटीग्रल लें तो हमारे पास R जो है इस केस में जो इस फॉर्म में हमारी ये इक्वेशन है इंटीग्रल में R कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है बिकॉज ये तो पड़ा हुआ है बेचारा थोड़े फासले के ऊपर। ये DQ जो है ना इसको हमने इंटीग्रेट करना है, लेकिन DQ को हम ऐसे सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की है। बिल्कुल जो वही डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपको बताई है कि ये 3 तरह की हो सकती है। या तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है, यानी चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या फिर ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या फिर ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सो लेट मी नाउ राइट डाउन दोज 3 केसेस। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो हमारे पास चार्ज है वो एक लेंथ के ऊपर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो लेट मी रिप्रेजेंट दैट लेंथ बाय दिस लाइन। ओके, और इस लाइन के लिए हम डिफाइन करते हैं एक क्वांटिटी जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिफाइन होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज किसी एक डायमेंशन में यानी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिल्कुल यही एग्जांपल जो मैं आपको बार बार दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट केस। तो जब चार्ज जो है वो किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस केस में हम डिफ़ाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको आप डिफ़ाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली आप इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आप देखें जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की, अगर हमारे पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम इस कोर्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस को ही डिस्कस करेंगे, तो ये वाला सिनेरियो जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये वाला। ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जो मैंने स्मॉल पैचेस DQ1 स्मॉल पैचेस के ऊपर चार्ज DQ1 DQ2 DQ3 अप टू DQn लिए थे, ये सारे आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी जो चार्ज है यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर स्मॉल लेंथ के अंदर अगर मैं इसके ऊपर लेंथ ड्रॉ करूं, यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि ये स्मॉल, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर बिकॉज ग्रीन के ऊपर ये सही नज़र नहीं आ रहा। फ़र्ज़ करें कि ये वो स्मॉल लेंथ पैचेस हैं जिनमें मैं इस रॉड को डिवाइड करता हूँ, ये सारे जो आप होपफुली आप देख पाएंगे। तो इसमें से हर पैच की जो लेंथ है वो DL है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो DQ है। ठीक है, तो ये सारे जो पैच हैं इन सब की लेंथ भी बराबर है और इनके ऊपर चार्ज भी बराबर है। अगर ये सिनेरियो हो तो हम कहते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। अगर इन पैचेस का फ़र्ज़ करो इस पैच का चार्ज जो है वो इस पैच से मुख्तलिफ है, तो इस केस में ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन हम इस बुक के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही करेंगे को ही पढ़ेंगे। तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये जो लैम्डा की डेफिनेशन है इसमें अगर हम देखें तो ये भी बनती है DQ/DL। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को
आप डिफ़ाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और अगर ये चार्ज जो है पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं dq/dl, बिकॉज चार्ज भी सेम है हर स्मॉल पैच के ऊपर और लेंथ भी सेम है हर स्मॉल पैच की। तो ये है हमारे पास ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इस फार्मूला के ऊपर गौर करें, जो हमारे पास जनरल फार्मूला आया है, जो हमने कूलम्स लॉ को जनरलाइज्ड करके लिखा है, तो इस फार्मूले में ये आपको dq, अब पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ये dq जो है इसी को ही हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो dq बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स dl। तो इस dq की जगह पे हम ये लैम्डा dl सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। एंड इट काइंड ऑफ मेक्स अ सेंस, बिकॉज हमारे पास जो चार्ज है वो किसी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब है हमने पूरी की पूरी लेंथ का ख्याल रखना है कि वो जो जिस लेंथ के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये पेंसिल ले रहे हैं, तो इसकी लेंथ का हमने ख्याल रखना है कि पूरी की पूरी लेंथ को हम कवर करें, क्योंकि अगर हम पूरी लेंथ नहीं कवर करते तो इसका मतलब है हम कुछ चार्ज को मिस करेंगे। और चार्ज वो चीज़ है जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हम अगर लेंथ को कवर कर लेते हैं तो हम सारे के सारे चार्ज को कवर कर लेंगे, और अगर सारे का सारा चार्ज कवर होता है तो इसका मतलब है हम एग्जैक्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला को यूज़ करके, जो ये ऑब्जेक्ट लेंथ जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये दूसरे चार्ज के ऊपर लगाएगी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डेफिनेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड linear charge distribution. This is called a linear charge density. It's defined as charge per unit length. So this is the first thing. और ये जब हम dq को इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे ऊपर वाले फार्मूले में। लेट्स टेक अ सेकंड सिनेरियो जिसमें हमारे पास जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मोबाइल की सरफेस है, इसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस केस में अब मैं सिंपली एक 2 डायमेंशनल सरफेस बनाता हूँ जो स्क्वायर है। ये हमारे पास दूसरा केस है। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, सो लेट मी क्विकली ड्रॉ अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज जो है, इज़ दिस अ गुड स्क्वायर, लेट्स से इट्स अ गुड स्क्वायर। सो द टोटल चार्ज क्यू है वो इस स्क्वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं क्या करूँगा, बिल्कुल जो काम मैंने यहाँ पे किया है ये वाला, कि इस लेंथ को मैंने इन छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया है। बिल्कुल अब मैं इस स्क्वायर को, मैं स्क्वायर सिर्फ एक समझाने की खातिर ले रहा हूँ बिकॉज स्क्वायर इज़ द सिंपलेस्ट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये स्क्वायर हो सकती है, आई मीन इट कैन बी a triangle, it can be a rectangle, it can be any 2-dimensional object, but as long as it's 2-dimensional it's the same procedure. Okay, so इसको अब मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करता हूँ। इसको छोटे छोटे पैचेस में मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, इस तरह। सो यू सी कि इस पूरी की पूरी स्क्वायर को हम छोटी छोटी स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर इस पूरी जो बड़ी स्क्वायर है इसका हमारे पास एरिया अगर ए स्क्वायर है, एरिया लेट्स से ए है, साइड लेंथ को हम नहीं लिखते, सिर्फ एरिया में लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास स्मॉल स्क्वायर्स हैं, लेट मी शो पिक 1 स्मॉल स्क्वायर। तो ये जो 1 स्मॉल स्क्वायर है ये वाली छोटी, ओके, इसका एरिया जो है फ़र्ज़ करें हमारे पास जो स्मॉल ए है। और अगर इस बड़ी स्क्वायर के ऊपर जो हमारी है इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है जो यहाँ में मैंने पहले दिखाया हुआ है, तो ये जो स्मॉल स्क्वायर है इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, डी क्यू बनेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, लेट्स कॉल डी क्यू। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैं समटाइम्स इंटरचेंजेबली कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू यूज़ करूँगा। इट डजेंट रियली मैटर कि आप कौन सा सिंबल पिक करते हैं, बट आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट कि मैं जो भी सिंबल पिक करूँ, लेट्स से मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और उसमें चार्ज को मैं कैपिटल क्यू से लिखता हूँ, तो आई विल बी कंसिस्टेंट विद दैट, विच मीन्स कि उस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में मैं कैपिटल क्यू ही लिखूँगा चार्ज के लिए। सो इट्स योर चॉइस, यू कैन चूज़ स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, वाट एवर यू राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बड़ी स्क्वायर है इसके लिए हम डिफ़ाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट मी ट्राई टू मेक इट अ बेटर, सिग्मा इज द सेम। और इसको आप डिफ़ाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया,
टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो इसका मतलब है ये जो हमने स्मॉल स्क्वायर ली है, यानी इस बड़ी स्क्वायर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया है, इस स्मॉल स्क्वायर के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके लिए जो हमारे पास सिग्मा की इक्वेशन बनेगी वो चार्ज पर यूनिट एरिया, इस केस में चार्ज जो है वो डी क्यू है और एरिया जो है हमारे पास वो लेट मी चेंज इट एक्चुअली हियर, लेट मी ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। तो इसको मैं अब लिख देता हूँ डी ए, चूँकि बड़ी स्क्वायर का एरिया ए था तो छोटी स्क्वायर का एरिया हम डी ए ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी क्यू बाई डी ए। तो ये भी अगेन वही कंडीशन हमारे पास लगती है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर आप ये सिग्मा को क्यू बाई ए भी और डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड सिनेरियो। लेट मी आल्सो पुट अ बॉक्स अराउंड इट बिकॉज दीज आर दी मेन इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो आप यूज़ करेंगे आगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो दिस वाज द सेकंड वन। थर्ड वन इज़ कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इट्स द सेम फार्मूला यही वाला है, इट्स द सेम फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ये डिसाइड करेगा हमारे प्रॉब्लम की स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम क्या कहता है कि चार्ज किस तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेदर इट्स लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it's distributed on the area of an object, or it's distributed throughout the volume of an object. That will decide कि हम lambda यूज़ करते हैं, सिग्मा यूज़ करते हैं, या तीसरा जो भी हम रो को डिफाइन करेंगे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल इसी आइडिया को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ, नाउ लेट मी ट्राई टू मेक अ क्यूब विच इज़ अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट, एंड फॉर डूइंग दैट लेट मी क्विकली कॉपी दिस स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर से ही क्यूब को बिल्ड करेंगे। सो लेट मी कॉपी इट, और दिस इज़ द थर्ड वन। सो दिस इज़ थर्ड वन और इसको कहते हैं आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी जो आपका टोटल चार्ज है वो किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट मी क्विकली ट्राई टू मेक अ क्यूब, जो मैं इस कॉपी से ही बनाऊंगा जो मैंने ऊपर की है। So you see I have actually evolved in making diagrams, so this is a very good looking, I can see at least according to my standard it's a good looking cube। और अब अगर मैं ये कहूँ कि इस क्यूब के ऊपर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो Q है। सो इस क्यूब के ऊपर अगर टोटल चार्ज Q है और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो V है, तो जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रो से लिखते हैं, आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैंने इस क्यूब की वजह से किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो तरीका क्या है कि इस क्यूब को अगेन स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और हर स्मॉल क्यूब के ऊपर मैं ये कहूँगा कि वो हमारे पास जो चार्ज है वो डी क्यू है और उस स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम है वो डी वी है। तो अगर आप यहाँ से एक स्मॉल क्यूब पिक करें, फ़र्ज़ करें कि आप ये वाला क्यूब पिक करते हैं, तो ये स्मॉल क्यूब जो है ये हमारे पास इस शेप का बनेगा। तो ये है हमारे पास स्मॉल क्यूब, और इस स्मॉल क्यूब के ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है और जो इसका वॉल्यूम है वो डी वी है। डी क्यू और डी वी जो है ये स्मॉल चार्ज और स्मॉल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस क्यूब के ऊपर, तो रो की जो डेफिनेशन है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइड बाई डी वी। ओके, तो ये हैं हमारे पास वो तीन क्वांटिटीज़, तीन इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है वो इंटीग्रल है चार्ज का कि जो स्मॉल चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनीवे, तो ये हमने तीन इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन कर ली हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी और फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके क्विकली हम यूनिट्स भी देख लेते हैं। अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर देखें तो इसके जो यूनिट्स बनते हैं वो चार्ज पर यूनिट लेंथ बनते हैं। तो चार्ज के यूनिट कूलम्स होते हैं, लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, तो ये कूलम्स पर मीटर। सिमिलरली जो सिग्मा है उसके लिए हमारे पास बनेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, और फाइनली जो रो है हमारे पास इसके यूनिट्स बनेंगे कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये तीन मेन चीज़ें थीं जो हमने समझनी थी। तो अब हमारे पास जो किसी भी
डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स लगती है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा जो मेथड है वो ये है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। आप फर्स्ट स्टेप में जो मेन चीज़ है ना वो आपका ये वाला फार्मूला है। लेट मी कॉपी जस्ट दिस फार्मूला फ्रॉम हेयर। तो जो आपका मेन फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है जो कूलम्स लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है। सो लेट मी एक्चुअली राइट इट स्टेप्स। सो दिस इज़ योर फार्मूला। सो स्टेप्स के कौन से स्टेप आप यूज़ करेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपने ये फार्मूला लिखना है। आपको ऑफ कोर्स आपको फार्मूला पता होगा तो आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, दूसरे स्टेप में आप ये देखेंगे कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है, वॉल्यूम है या सरफेस है। और जब आप वो देख लेंगे तो फिर आप इस डी क्यू को जो इस फार्मूला में आ रहा है, इस डी क्यू को लिखेंगे। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो ये बनेगी लैम्डा टाइम्स डी एल। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो ये बनेगा सिग्मा डी ए। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो ये बनेगा रो डी वी। ओके, तो देखें मैंने डी क्यू को लैम्डा की फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में या रो की फॉर्म में लिख लिया है। आप दूसरे स्टेप में ये जो डी क्यू की फॉर्म है, जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे तो ये आएगी टर्म राइट साइड जो है इंटीग्रल के अंदर। ओके, और चूँकि लैम्डा, सिग्मा और रो जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसा कि मैंने इधर शो किया आपको कि ये चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब है कि लाइन के ऊपर, सरफेस के ऊपर या वॉल्यूम में हर पॉइंट के ऊपर इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। दैट्स व्हाट इट मींस बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो ये तीनों इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। और जब ये इस इंटीग्रल से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इंटीग्रल, ये क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट, इट्स चार्ज ऑन विच फोर्स इज़ बीइंग एक्सर्टेड। तो हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा, डी एल बाई आर स्क्वायर या फिर डी ए बाई आर स्क्वायर या फिर डी वी बाई आर स्क्वायर। तो अब आप इन वॉल्यूम्स को फिर लिखेंगे। वॉल्यूम जो है वो डी एक्स डी वाई डी जी होता है, एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ होता है और लेंथ जो है वो लेंथ होती है। और आर जो है ये डिस्टेंस है। दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये वाला डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाला डिस्टेंस। ओके, तो अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप दरमियान में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस चार्ज से गुज़रती है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस आर है। अब कुछ और चीज़ें भी आपको प्रॉब्लम में दी होंगी कि ये जो चार्ज Q2 है ये कितने फासले के ऊपर पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि ये एक्सिस वाई एक्सिस है तो हम इसको सिंपली ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये चार्ज वाई डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, और इस एक्सिस को अगर आप z डिफ़ाइन करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो DL हमने लिया है ना, ये ओरिजिन से जो ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन इससे किसी z फासले के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राई बनती है और r को आप z की फॉर्म में या y की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं इसकी एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो आपको बिल्कुल इसका पता चल जाएगा कि व्हाट आई मीन। ओके, तो हमारा जो इंटीग्रल है असल में वो लेंथ के ऊपर बनेगा या कोई भी आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल हो सकता है क्योंकि इट्स मैथमेटिक्स, इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। बट यू गॉट द आइडिया। सो दिस वाज द जनरल डिस्कशन ऑफ दिस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट्स अ 2-step प्रोसेस। ओके, एंड थर्ड स्टेप लेट मी एक्चुअली राइट इट, डू द इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स आपको इंटीग्रेशन तो करनी ही पड़ेगी अगर आपने आंसर लेना है, तो it's a 2-step process. Okay, you remember your formula, you see कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह की है, लीनियर है, सरफेस है या वॉल्यूम है, एंड देन यू डिफाइन कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी और फिर डी क्यू को उस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करके उसको इंटीग्रल को सॉल्व करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि है फोर्स ड्यू टू अ रॉड। फोर्स ड्यू टू रॉड जिसको आप कहते हैं लाइन ऑफ चार्ज। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है इसके आप 3 कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। लेट मी एक्चुअली राइट दोज 3 कंपोनेंट्स फॉर यू। तो ये फोर्स जो है F, ये हमारे पास x एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है
ये हमारे पास y एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है या ये हमारे पास z एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है, और आपने इन सारे कंपोनेंट्स का ख्याल रखना होगा। ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे शायद आपको इस फार्मूला में ये कॉम्प्लिकेटेड लगे कि हमने कंपोनेंट्स का कैसे ख्याल रखना है, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, तो यू विल गेट द आइडिया। क्योंकि इस सारे काम में अगर आप यहाँ पे देखें तो एंड पे जब मैं वापस गया हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया है कि फ़र्ज़ करो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डिफ़ाइन योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि अगर आप कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो देयर आर गोना बी कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये फोर्स जो है ये भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके भी हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे, और फिर उन कंपोनेंट्स को हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है वो किस एक्स, आई मीन जनरली मोस्टली यूँ होता है कि ये सिंपल केसेस में एक ही डायरेक्शन में लगती है, यानी या एक्स एक्सिस की तरफ या y एक्सिस की तरफ या फिर z एक्सिस की तरफ, बट सम टाइम इट्स पॉसिबल कि इट्स नीदर इन x डायरेक्शन नॉर इन y डायरेक्शन, बल्कि किसी जनरल डायरेक्शन में है, लेट्स से x और y के दरमियान। तो उस केस में आपको पता है आप क्या करते हैं, आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं फोर्स की, और उसकी डायरेक्शन के लिए आप एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो दैट्स इट, दैट इज़ द जनरल डिस्कशन ऑफ दिस इंटायर टॉपिक। अब प्रॉब्लम ये है कि आई हैव ऑलरेडी यूज्ड लाइक 40 मिनट्स, तो मेरे ख्याल में इस लेक्चर को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करना, बिकॉज़ मैं 15 मिनट में, मुझे पूरा यकीन है 15-20 मिनट में जो मैं पहला प्रॉब्लम करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या टॉपिक है बुक के अंदर, यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज, फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज, उसको मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। सो लेट्स स्टॉप हेयर ऑन लेक्चर ऑफ 40 मिनट्स एंड होपफुली आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। और एक लेक्चर नहीं होगा, बहुत सारे लेक्चर होंगे जिसमें हम इन आइडियाज़ को यूज़ करके जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म लीनियर वॉल्यूम्स और सरफेस, उनको लेके कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिंग ऑफ चार्ज है, लाइन ऑफ चार्ज है, शीट ऑफ चार्ज है, या फिर डिस्क है, या इस तरह का डिस्क जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, विल टॉक अबाउट दैट। तो इस तरह के केसेस के लिए हम फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। एक और पॉइंट, चूँकि लेक्चर जो है छोटा है तो यहाँ पे मैं 1-2 मिनट आपके और खा लूँ, तो एक और पॉइंट आप याद रखें, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर हाईली रिलेटेड, लाइक दे आर ऑलमोस्ट द सेम। बिकॉज़ आप देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, देखेंगे क्या, मुझे पता है आपने ये कॉलेज में पढ़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें, ये जो हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिपीट होने वाली हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को अभी से समझ लें, क्योंकि अगर आपने अभी इनको ना समझा तो ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने बिल्कुल यही चीज़ें करनी है। ओके, इट विल बी द सेम प्रोसेस, सेम लेक्चर। आई माइट नॉट मेक अ लेक्चर, आई माइट टेल यू कि आप वापस जाएं और ये वाला लेक्चर देखें, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स। हर चीज़, हर इंटीग्रल, सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो ऐसे ही होंगी, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होगी और वो ये चार्ज क्यू नॉट है ना, ये मिसिंग होगा, बाकी सारा कुछ यही होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे समझ लें। इस चैप्टर में मैं जितने भी प्रॉब्लम करवाऊँ वो भी समझ लें, और आप उसके अलावा भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू सॉल्व योर ऑलमोस्ट half the course of electricity and magnetism. So it's very important. Okay, I should end here, and this turned out to be pretty long discussion, but I just wanted to talk about it in detail. And in next lecture we start applying these concepts which we have learned in this lecture and learn how to actually solve the problems. तब तक के लिए bye bye.